हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आपको अपने पुराने वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा और मुझसे पढ़ा सीखा कि स्वर्णमान का क्या मतलब होता है और स्वर्णमान के कितने स्वरूप होते हैं। तो स्वर्णमान के आशय के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसी प्रकार स्वर्णमान के 5 स्वरूपों में से 3 स्वरूपों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तीसरा जो स्वरूप था वो था स्वर्ण विनिमय मान या गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। तो मैंने बताया था कि स्वर्ण का यह स्टैंडर्ड गरीब देशों द्वारा अपनाया जाता रहा है जिनके पास सोने के पर्याप्त भंडार नहीं हुआ करते रहे हैं। इसके बाद आइए हम चर्चा करते हैं स्वर्णमान के अगले स्वरूप के बारे में, जो कि ये चौथा स्वरूप है। स्वर्णमान का चौथा स्वरूप का नाम है स्वर्ण निधि मान या स्वर्ण कोष मान, इन इंग्लिश गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। अब मन में जिज्ञासा हो रही है कि आखिर यह स्वर्ण कोष मान क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, स्वर्ण निधि मान स्वर्ण विनिमय मान का ही संशोधित रूप है। इसका मतलब है कि स्वर्ण चलन मान, स्वर्ण पाट मान, स्वर्ण विनिमय मान जैसा ही अगला स्वर्ण मान का स्वरूप ये नहीं है, बल्कि स्वर्ण विनिमय मान में जो कठिनाइयाँ आई हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वर्ण विनिमय मान को थोड़ा संशोधित किया गया और संशोधित करने के बाद में एक नया मान, नया स्टैंडर्ड चलन में आ गया। इसका नाम है स्वर्ण कोष मान। इस मान का मुख्य उद्देश्य विनिमय दर के उच्चावचन को रोकना है। इस मान के अंतर्गत विनिमय दरों में स्थिरता लाने के लिए समझौते में सम्मिलित देशों द्वारा विनिमय समानीकरण कोष या एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड स्थापित किया जाता है, जिसमें देशी मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण को भी रखा जाता है। इस कोष से विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कर उसकी मांग तथा पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है, ताकि विनिमय दरों के उतार चढ़ाव को, उच्चावचन को रोका जा सके। आपने समझा, उच्चावचन माने होता है उतार चढ़ाव। विनिमय दर किसे कहते हैं? एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से संबंध ही विनिमय दर कहलाता है। स्वर्णमान के तीसरे स्वरूप में हम लोगों ने चर्चा की थी स्वर्ण विनिमय मान। स्वर्ण विनिमय मान क्या है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। स्वर्ण विनिमय मान स्वर्णमान का वह स्वरूप होता है जिसमें देश में चल रही मुद्रा ना तो सोने की बनी होती है और ना ही मुद्रा निर्गमन अधिकारी चल रही मुद्रा के बदले में सोना देने के लिए वचन देता है, बल्कि सोना देने के बदले में वह इस बात का वचन देता है कि हम आपको वह विदेशी मुद्रा बदले में दे देंगे जो विदेशी मुद्रा स्वर्ण चलन मान पर आधारित है। इसके लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे भारत ने स्वर्ण विनिमय मान को अपना रखा है,
तो भारत में जो चल रही मुद्रा है वह वास्तव में स्वर्ण मुद्रा तो है नहीं, कागजी नोट हैं और घटिया धातु के सिक्के चल रहे होते हैं। अब मुद्रा निर्गमन अधिकारी इस बात का वचन दे देता है कि भाई अगर आपको सरकार द्वारा चलाई गई मुद्रा पर भरोसा नहीं है तो आप उस मुद्रा के बदले में अमेरिकन डॉलर हमसे ले सकते हैं। अब अमेरिकन डॉलर, अमेरिका जरूर स्वर्ण चलनमान पर आधारित मुद्रा की व्यवस्था चला रहा होगा, तभी ऐसा कहा गया। अब भारतीय मुद्रा का जो अमेरिकन डॉलर के साथ संबंध क्या है, यह संबंध विनिमय दर कहलाता है। 100 रुपए के बराबर $1 या यूं कहें 70 रुपए के बराबर $1 मिलता है। तो यह अमेरिका और भारत के बीच के रुपए और डॉलर की विनिमय दर कहलाती है। इस विनिमय दर में उतार चढ़ाव न होने पाए, इसके लिए स्वर्ण कोषमान चलाया गया। अर्थात जो अमेरिकन डॉलर हम अपनी मुद्रा के बदले में जनता को दे रहे होते हैं, उस अमेरिकन डॉलर का रुपए से विनिमय दर का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो हमारी सरकार घाटे में आ जाएगी या फिर अमेरिकन सरकार घाटे में जा सकती है। इसके लिए कुछ देश आपस में समझौता कर लिए। इसमें अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड की बात आती है। ये 3 देशों ने आपस में समझौता करके एक समूह बना लिया। उन्होंने एक कोष बनाया। उस कोष में प्रत्येक देश ने अपने देशी मुद्रा और वह विदेशी मुद्रा जिसे वह देश बदले में देता रहा है, विदेशी मुद्रा और स्वर्ण को भी उस कोष में रखा गया। सभी देशों ने ऐसा किया। ऐसा करने के पीछे देशों का केवल एक उद्देश्य था और वह था कि एक दूसरे की विनिमय दर में उतार चढ़ाव न होने पाए। अब ये स्वर्ण कोषमान कैसे कार्य करता है? जैसे हमारा देश है, हमारे देश का मुद्रा निर्गमन अधिकारी इस बात का वचन देता है कि हम अपने देश की मुद्रा के बदले में अमेरिकन डॉलर आपको दे देंगे। अब अमेरिकन डॉलर की मांग अमेरिका में बढ़ गई तो फिर अमेरिकन डॉलर महंगा हो जाएगा। अब वो जो महंगा हो जाएगा तो रुपए और अमेरिकन डॉलर के बीच का जो विनिमय दर है वह भी बढ़ जाएगा। इस विनिमय दर को बढ़ने से रोकने के लिए कोष में जो कोष में अमेरिकन डॉलर हैं, अमेरिकन डॉलर को अमेरिका में बेचना शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह अमेरिका की जनता को उसकी मांग के अनुसार अमेरिकन डॉलर की सप्लाई हो जाएगी। इस तरह अमेरिका में मूल्य स्तर फिर सामान्य हो जाएगा। ऐसे ही अगर भारत में रुपए की मांग बढ़ जाती है तो यहाँ पर विनिमय दर डॉलर की तुलना में बढ़ जाएगी, तो कोष से रुपए बेचना शुरू हो जाएगा, रुपए निकालना शुरू हो जाएगा। इस तरह मांग के अनुरूप पूर्ति हो जाएगी। ऐसे ही अगर अमेरिका में डॉलर की मांग कम पड़ गई, सप्लाई ज़्यादा है, तो फिर जो कोष में स्वर्ण रखा हुआ है उस स्वर्ण से अमेरिकन डॉलर को खरीद लिया जाएगा, खरीद करके कोष में रख दिया जाएगा। इस तरह अमेरिकन डॉलर का मूल्य फिर सामान्य हो जाएगा। इस तरह मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित कर दिया जाता है तो विनिमय दर भी बराबर या सामान्य स्तर पर आ जाती है।
इसे ही हम स्वर्ण निधिमान या कोषमान कहते हैं। स्वर्ण निधिमान की विशेषताओं के बारे में यदि हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो इसमें पहला है प्रचलित मुद्रा का स्वर्ण से संबंध नहीं, अर्थात देश में जो मुद्रा चल रही होती है वह मुद्रा ना तो स्वर्ण के सिक्के होते हैं और ना ही मुद्रा निर्गमन अधिकारी उस मुद्रा के बदले में सोना ही देने का वचन देता है। दूसरा है स्वर्ण के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध। देश की सरकार का सोने के आयात और निर्यात पर एकाधिकार होता है, मोनोपोली होती है, अर्थात सरकार जब चाहे तो स्वयं सोने का आयात व निर्यात कर सकती है, लेकिन देशवासी को ऐसा करने की छूट नहीं होती है। तीसरा है विनिमय समानीकरण कोष की व्यवस्था। जैसा कि हमने आपको चर्चा में बताया है कि एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड एक सभी देश मिल करके एक विनिमय समानीकरण कोष की व्यवस्था करते हैं और उस कोष में सभी देश अपनी अपनी मुद्रा, विदेशी अन्य देशों की मुद्रा और स्वर्ण कोष रखते हैं ताकि विनिमय दर स्थायी बनी रहे, विनिमय दर में उतार चढ़ाव न होने पाए। अगला पॉइंट है विनिमय दरों का निर्धारण। सभी सदस्य देश आपस में बैठकर अपनी मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय दर तय कर लेते हैं और यह विनिमय दर का निर्धारण आपसी समझौते के आधार पर ही होता है। इसी प्रकार लास्ट पॉइंट है स्वर्ण के मूल्य का निर्धारण, अर्थात देश में या विदेश में जो भी स्वर्ण है उस स्वर्ण के मूल्य का निर्धारण सभी देश बैठ करके आपसी समझौते के द्वारा ही करते हैं कि 10 ग्राम सोना कितने रुपए का होगा, 10 ग्राम सोने का डॉलर में कितना मूल्य होगा, 10 ग्राम सोने का पाउंड में कितना मूल्य होगा। यह सभी देश मिल बैठकर समझौता कर लेते हैं कि सोने का मूल्य रुपए में, डॉलर में और पाउंड में या सदस्य देशों की मुद्राओं में कितना कितना होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था स्वर्ण निधिमान या स्वर्ण कोषमान। आइए हम चर्चा करें इसके बाद वाले स्वर्णमान के अंतिम स्वरूप के बारे में, जिसका नाम है स्वर्ण समतामान या गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। लिखा भी हुआ है इस मान में देश की मुद्रा के स्वर्ण मूल्य के आधार पर अन्य देशों की मुद्राओं से उसकी विनिमय दरों में और मुद्रा के स्वर्ण मूल्य में समानता रखी जाती है, इसीलिए इसे स्वर्ण समता मान कहा गया है। थोड़ा सा और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सन 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सभी देशों को अपने अंश का स्वर्ण कोष रखना पड़ता है। सभी देशों को अपने अंश का स्वर्ण कोष रखना पड़ता था। सभी देशों को अपनी मुद्रा का जो स्वर्ण में क्या मूल्य होगा ये तय करना पड़ता था और एक दूसरे की मुद्राओं की विनिमय दर क्या होती थी ये तय करना पड़ता था। जैसे भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपये है, अमेरिका में 10 ग्राम सोने की कीमत $500 है। अब अमेरिका ने अपनी मुद्रा का सोने में कीमत तय कर दिया, भारत में भी रुपए की कीमत सोने में तय हो गई, 50,000 रुपये का 10 ग्राम सोना प्राप्त होगा।
अमेरिका में $500 का 10 ग्राम सोना प्राप्त होगा। इस तरह स्वर्ण में देशों ने अपने अपने मुद्रा को परिभाषित कर दिया, तो इसी के आधार पर अब विनिमय दर भी तय हो जाएगी। अमेरिका के $500 बराबर भारत के 50,000 रुपए हुए, अर्थात जिस 10 ग्राम सोने को खरीदने के लिए अमेरिका को $500 देने पड़ते हैं, उसी 10 ग्राम सोने को खरीदने के लिए भारत को 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरह 500 अनुपात 50,000 हो जाएगा। अगर इसे हम शॉर्टेस्ट करें, इस अनुपात को शॉर्ट कर दें, तो 500 के 2 शून्य काट देंगे, 50,000 के 2 शून्य काट देंगे। इस तरह 5 अनुपात 500 आ जाएगा। अभी भी ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 500 को 5 से काट देंगे तो 100 आ जाएगा। 1 अनुपात 100 हो गया। इसका मतलब है कि $1 की कीमत 100 रुपए के बराबर हो गई। ये हुआ विनिमय दर। ये भारत की अमेरिका से विनिमय दर हो गई। विनिमय दरों में समानता आ जाएगी। इस तरह स्वर्ण कोष और विनिमय दरों में समानता आ जाती है, इसीलिए इस मान का नाम रखा गया स्वर्ण समता मान। आइए इस मान के बारे में जो विशेषताएं दी गई हैं, इन पर हम क्रम से चर्चा करें। पहला है आंतरिक मुद्रा प्रणाली स्वर्ण से संबंधित नहीं। जैसा कि पिछले स्वरूपों में हम देख चुके हैं कि स्वर्ण पाठमान में तो जो देश में चल रही मुद्रा है उसका स्वर्ण में संबंध था, लेकिन उसके बाद जो स्वर्ण विनिमय मान आया, स्वर्ण विनिमय मान में भी देश की मुद्रा सीधे स्वर्ण से संबंधित नहीं थी। उसी प्रकार ये भी स्वर्ण समता मान में भी देश में चल रही मुद्रा का सीधा संबंध स्वर्ण से नहीं होता है। देशवासियों के लिए सीधा संबंध स्वर्ण से नहीं होता है। दूसरा है आंतरिक मौद्रिक नीति में स्वतंत्रता। सभी देश अपने देश के अंदर मुद्रा के संबंध में मौद्रिक व्यवस्था अपने अपनी तरह से कर सकते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़े हुए सदस्य देशों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा है केंद्रित स्वर्ण कोष। इसके पहले सभी देश अपने अपने पास में स्वर्ण कोष रखना पड़ता था सभी देशों को, लेकिन जब से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ गया है, तब से किसी भी देश को अपने द्वारा चलाई गई मुद्रा के पीछे सोने का भंडार नहीं रखना पड़ता है, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सोने का अपना हिस्सा देना पड़ता है। चौथा है सदस्य देशों की मुद्राओं का मूल्य स्वर्ण एवं डॉलर में निर्धारित। मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़े हुए सभी मेंबर कंट्रीज को अपनी अपनी मुद्रा को स्वर्ण में, मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण में बताना पड़ता है और उसी आधार पर विनिमय दर भी तय हो जाती है। स्वर्ण में बताने के साथ साथ में सभी देशों को अपनी मुद्रा का विनिमय दर डॉलर में भी बताना पड़ता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर मानी गई है। 5 है मुद्रा कोष से सहायता, अर्थात जब किसी देश की विनिमय दर में डॉलर से उच्चावचन होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो विनिमय दर के उतार चढ़ाव को स्थायी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उस देश को अल्पकालीन ऋण दे देता है, और जब वह देश विनिमय दर के उतार चढ़ाव से उबर जाता है तो उसे लोन में प्राप्त अमाउंट को वापस करना पड़ता है। इसके बाद विनिमय दरों का निर्धारण सभी देश मिलजुल करके एक दूसरे की मुद्राओं का अपनी मुद्राओं से विनिमय दर पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं।
इसके बाद स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबंध, मतलब ये कि सरकारों द्वारा सोने के आयात और निर्यात पर एक तरह से प्रतिबंध होता है। सरकार की बिना अनुमति के कोई भी देशवासी विदेश से सोने को इच्छित मात्रा में आयात नहीं कर सकता है और ना ही निर्यात कर सकता है। हाँ, यदि सरकार से अनुमति ले ली जाए तो ऐसा संभव है। फिर है लास्ट पॉइंट है विनिमय दरों में लोच, अर्थात एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से जो विनिमय दर तय होती है, तो वह देश चाहे तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विनिमय दर में 10% तक अपनी इच्छा से घटा बढ़ी कर सकता है। 10% के ऊपर यदि घटा बढ़ी की जाती है तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति लेनी पड़ती है, और यदि और भी अधिक उतार चढ़ाव विनिमय दर में करना होता है तो इसके लिए सदस्य देशों से 2/3 बहुमत से यह अनुमति प्राप्त करनी होती है। तो यह है स्वर्ण समता मान। इसके बाद हम लोग 2 बातों को और भी सीखेंगे। एक धातुमान, मोनोमेटालिज्म। एक धातुमान क्या होता है? लिखा है एक धातुमान का आशय उस मुद्रामान से है जिसमें केवल एक प्रकार की धातु, वह धातु प्रायः सोना या चांदी में होती है, उसी को मुद्रा के मूल्यमान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आंकने के लिए अगर सोने के सिक्के चलन में होते हैं तो वह एक धातुमान की स्थिति होती है, या फिर देश की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापने के लिए चांदी के सिक्के चलन में होते हैं तो वह भी एक धातुमान के अंतर्गत आएगा। शर्त यह है कि या तो देश में सोने के सिक्के, एक ही धातु के सिक्के चलन में होने चाहिए, चाहे वो सोने के सिक्के हों या फिर चांदी के सिक्के। आइए विशेषताओं में देखते हैं। प्रामाणिक मुद्रा का आधार सोने या चांदी में से किसी एक धातु को बनाया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया, या तो देश में सोने के सिक्के चलन में हों या फिर चांदी के सिक्के। सहायक मुद्राएं सीमित विधिग्राह्य होती हैं। अगर एक धातुमान की स्थिति है, अगर सोने के सिक्के चल रहे होते हैं और इसके सपोर्ट के लिए, छोटे छोटे भुगतानों के लिए घटिया धातु के सिक्के चलन में होते हैं, तो वे घटिया धातु के सिक्के भुगतान में एक सीमित मात्रा में ही दिए जा सकते हैं। असीमित मात्रा में कोई उसे स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता है। तीसरी बात आती है प्रधान मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है, अर्थात जो सोने के सिक्के चल रहे होते हैं या चांदी के सिक्के चल रहे होते हैं, उनको भुगतान में सभी को असीमित रूप से लेना ही पड़ेगा, कोई इसके लिए मना नहीं कर सकता है। मुद्रा का टंकण स्वतंत्र होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित मात्रा में सोना या चांदी टकसाल लेकर जा सकता है और टकसाल से उतने वजन के बराबर का सिक्का प्राप्त कर सकता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लास्ट है सोने या चांदी के आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता है। सरकार इस स्थिति में जनता को खुला छूट दे देती है कि जितनी मात्रा में आप चाहें तो उस धातु का, जो धातु के सिक्के चलन में होते हैं, उस धातु का आयात कर सकते हैं या निर्यात कर सकते हैं। इसी के साथ आइए हम जानते हैं द्विधातुमान या बाइमेटालिज्म क्या होता है। एक धातुमान के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि जब देश की ऐसी मौद्रिक व्यवस्था जहाँ पर सोने का सिक्का केवल चलन में हो या केवल चांदी का ही एक सिक्का चलन में होता है तो उसे एक धातुमान कहा जाता है। और द्विधातुमान की दशा में जब किसी देश में दो धातुओं, सोना और चांदी के प्रामाणिक सिक्के एक साथ चलन में रहते हैं
तो ऐसी व्यवस्था को द्विधातुमान कहा जाता है। इसका मतलब है कि द्विधातुमान एक ऐसी मौद्रिक व्यवस्था है जिसमें सरकार एक साथ सोने के भी सिक्के चलन में लाती है और चांदी के भी सिक्के को चलन में लाती है। इस तरह सोने और चांदी के सिक्कों में एक अनुपात तय हो जाता है, जैसे 1:10 है। इसका मतलब है कि 10 चांदी के सिक्कों के बराबर 1 सोने के सिक्के की कीमत होगी। प्रामाणिक सिक्के का मतलब होता है सिक्के पर जो छपा हुआ मूल्य है उतने मूल्य के बराबर का सोना या चांदी उस सिक्के में समाहित है। इसी के साथ जो विशेषताएं लिखी हुई हैं इन पर हम ध्यान दें। इसमें 2 धातुओं स्वर्ण एवं रजत मतलब चांदी की प्रामाणिक मुद्राएं चलन में रहती हैं, हम लोगों ने जान लिया इसके बारे में। फिर है दोनों धातुओं की मुद्राएं असीमित विधिग्राह्य होती हैं, अर्थात भुगतान में कोई चाहे सोने के सिक्के ले या चांदी के सिक्के ले, जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में दोनों प्रकार के सिक्के लिए और दिए जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। सिक्कों का अंकित मूल्य उनके धातुक मूल्य के बराबर होता है। मैंने बता दिया कि अगर 100 रुपए का सोने का सिक्का है तो उस सिक्के में 100 रुपए के बराबर का सोना भी मिला हुआ होता है। फिर दोनों मुद्राओं का विनिमय अनुपात निश्चित होता है। मैंने बताया कि जैसे 1:10 होता है तो 10 चांदी के सिक्के के बराबर 1 सोने का सिक्का होता है, ये पहले से ही तय होता है। और लास्ट में है सोने व चांदी के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, सभी को छूट रहती है कि देश का कोई भी व्यक्ति चाहे तो सोने का इच्छित मात्रा में आयात कर सकता है और निर्यात कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये सीखा कि स्वर्णमान क्या होता है, स्वर्णमान के स्वरूप क्या है, एक धातुमान क्या है और द्विधातुमान क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस क्लास से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा और आप जिनके बारे में हमने जानकारी दी है इसके बारे में अच्छी समझ डेवलप कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।